I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you the Unit 4, that is psychological processes and their implication for children with disabilities या children with special needs. तो जो हमारी बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, वो एक कॉमन बुक है फॉर डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए. तो उसकी यूनिट 4 है ये, साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. तो इसके अंदर हमें 5 साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है, उनकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है. जब हम एजुकेशन प्रोसेस में जब हम अपनी एजुकेट करेंगे चिल्ड्रन को जिनको डिसेबिलिटीज है, तो उनके अंदर कैसे कैसे हम इम्प्लाई कर सकते हैं, वो इस वीडियो का या इस यूनिट का मेन एम है. 5 साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. अटेंशन के बारे में, परसेप्शन के बारे में, मेमोरी के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में और मोटिवेशन के बारे में. ये 5 बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हम मतलब साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. पहला है अटेंशन. अटेंशन क्या होता है? अटेंशन एक सिंपल वर्ड है. हम अपनी डेली लाइफ में कितनी बार अटेंशन को यूज करते हैं या सुनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर जब आपसे बात करना चाहती है या कोई आपका फ्रेंड आपसे बात करना चाहता है तो वो कहता है कि मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज. या फिर अगर रेलवे पे कुछ वो अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं तो उसके अंदर भी बोलते रहते हैं कि कृपया यात्रीगण कृपया ध्यान दें या कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज. तो इस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं. लेकिन अटेंशन का मतलब क्या है? तो अटेंशन का मतलब है हम अपने माइंड को बिल्कुल एक चीज के ऊपर एकाग्र करके ध्यान दें, उस एक सब्जेक्ट को हम समझें. अगर मतलब पूरी कॉन्शियसनेस जो है वो अपनी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर दे और हमारा ध्यान भटके ना किसी दूसरे की तरफ, हम पूरा का पूरा अटेंशन एक ही चीज के ऊपर दे, वो होता है अटेंशन. इसके फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस इसके अलर्टिंग फंक्शन, सिलेक्टिव फंक्शन, लिमिटेड कैपेसिटी, चैनल और विजिलेंस. क्या होते हैं ये? अलर्टिंग फंक्शन, अगर हमारा अटेंशन होगा, अगर हमारा पूरा ध्यान होगा तो हम बहुत अलर्टली बिहेव कर पाएंगे. बहुत फॉर एग्जांपल, किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर हमारा अटेंशन ही नहीं होगा उसके क्वेश्चन की तरफ कि भाई वो हमसे कुछ पूछ रहा है, तो हम उसको आंसर नहीं दे पाएंगे इतने अच्छे से. तो हमारा जो है अटेंशन की वजह से एक अलर्टिंग फंक्शन होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछेगा तो हम बहुत अलर्टली उसका आंसर दे पाएंगे. सेकेंड इज सिलेक्टिव फंक्शन. सिलेक्टिव फंक्शन होता है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो अटेंशन है वो किसी सिलेक्टेड चीज पे हो सकता है और जो अदर अनवांटेड चीज है हम उनको इग्नोर कर सकते हैं. अनदर अनवांटेड जो इन्फॉर्मेशन हम उसको इग्नोर कर सकते हैं. तो अटेंशन का एक सिलेक्टिव फंक्शन होता है. थर्ड इज लिमिटेड कैपेसिटी चैनल. लिमिटेड कैपेसिटी चैनल के अंदर क्या होता है कि भाई आपको कुछ अटेंशन करना है किसी चीज के ऊपर, तो हमारा जो अटेंशन होता है एक बारी में एक ही चीज के ऊपर रहता है. हम 3-4 चीजों के बारे में नहीं वो कर सकते. आप एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप एक टाइम पे इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, साथ में मैथ भी कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो हमारा जो माइंड है वो लिमिटेड चीज पे फोकस करता है उस टाइम पे, तो हमारा पूरा अटेंशन एक ही चीज के ऊपर होना चाहिए. नेक्स्ट है विजिलेंस. विजिलेंस क्या होता है? पूरी अलर्टनेस होना, पूरा का पूरा अटेंशन होना फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल, जो पायलट्स होते हैं, जब वो एरोप्लेन चलाते हैं तो उनका ध्यान जो होता है कंटिन्यूअसली रडार के ऊपर होता है, जिनसे उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है जब वो एरोप्लेन को फ्लाई करते मतलब उड़ाते हैं पायलट्स का, तो उसे बोलते हैं विजिलेंस. तो अटेंशन के कुछ फंक्शंस होते हैं: अलर्टिंग फंक्शन, सिलेक्टिव फंक्शन, लिमिटेड कैपेसिटी चैनल एंड विजिलेंस. नाउ कुछ फैक्टर्स हैं जो अटेंशन को अफेक्ट करते हैं. उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल जैसे हमें पता ही है, एक्सटर्नल यानी जो फैक्टर्स बाहरी फैक्टर्स होते हैं जो बाहर से इफेक्ट डालते हैं, और इंटरनल जो एक बंदे इंसान के अंदर से जो फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटरनल फैक्टर्स. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स 6 हैं: इंटेंसिटी, साइज ऑफ स्टिमुलस, स्ट्राइकिंग क्वालिटी, मूवमेंट, कंट्रास्ट एंड रिपीटेशन. लेट्स सी वन बाय वन दीज. इंटेंसिटी पहला एक्सटर्नल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है अटेंशन को, वो है इंटेंसिटी, गहनता. हम कितनी मतलब कि कितनी गहनता से, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंच रही है और उतनी गहनता से हम उसको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो वो होती है इंटेंसिटी. सेकेंड इज साइज ऑफ स्टिमुलस. स्टिमुलस का साइज कितना है? अगर स्टिमुलस का साइज बड़ा होगा तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा. हमें जो है एक बड़ी चीज ज्यादा अफेक्ट करती है एज कंपेयर टू दी स्मॉलर थिंग.
नेक्स्ट इज स्ट्राइकिंग क्वालिटी। अब किसी स्टिमुलस के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई रेयर क्वालिटी है तो वो चीज हमें ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, हमारा अटेंशन उसकी तरफ और ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज मूवमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस मूविंग है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब जो चीज मूवमेंट में नहीं है हमारा ध्यान उसकी तरफ कम होगा अगर हम कंपैरिजन करें कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उससे। मूविंग ऑब्जेक्ट की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। नेक्स्ट इज रिपीटिशन। अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, कोई स्टिमुलस बार बार रिपीट हो रहा है तो हमारा अटेंशन उसकी तरफ ज्यादा होता है। तो ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रिपीटिशन को, अटेंशन को। नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर जो किसी व्यक्ति के अंदर होंगे, किसी पर्सन के अंदर होंगे जो अफेक्ट करेंगे अटेंशन को। ये कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन, सेकंड इज नोवेल्टी, थर्ड इज रेयरनेस, फोर्थ इज इंस्टिंक्ट्स, फिफ्थ इज इमोशंस एंड सिक्स्थ इज हैबिट्स एंड एजुकेशन। तो पहला क्या है? इंटरेस्ट। एक पर्सन का इंटरेस्ट किस चीज में है? अगर हमारा कोई इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है, अगर हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट है तो हमारा अटेंशन उसकी तरफ होगा। लेकिन अगर उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें लग रहा है कि भाई बहुत बोरिंग चीज है और मेरे से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसकी तरफ क्यों ध्यान देंगे? हम उसकी तरफ अटेंशन करेंगे ही नहीं। सेकेंड इज नोवेल्टी। नोवेल्टी होती है नई चीज। कोई भी न्यू चीज जो है वो बच्चों को या किसी को भी अफेक्ट करती है, तो हम जो है जब अपना एजुकेशन प्रोसेस करें तो उन्हें न्यू बुक्स दे सकते हैं, बच्चों को न्यू क्लॉथ्स दे सकते हैं, न्यू पेंसिल्स दे सकते हैं, ताकि उनका जो अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट हो, किसी नई जगह पे लेके जा सकते हैं। थर्ड इज रेयरनेस। रेयरनेस क्या होता है? अलग, बिल्कुल अलग होना, मतलब कोई चीज कॉमन से अलग होती है। तो जो रेयर चीजें होती हैं वो हमारा जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट इज इंस्टिंक्ट्स। हमारी नीड्स क्या क्या है, हम क्या चाहते हैं। अगर हमें भूख लगी है तो हम खाने की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर हम बोरिंग फील कर रहे हैं तो हम म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे या फोन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। तो वो होती है इंस्टिंक्ट्स, जो जिसकी तरफ हमारी नीड्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बिल्ली को भूख लगी है तो वो चूहे की तरफ अटेंड करेगी, अटेंशन होगा उसका कि वो चूहा उसे मिल जाएगा। तो होता है इंस्टिंक्ट्स। फिफ्थ इज इमोशन। हमारे इमोशंस भी अफेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस जो है वो अटेंशन को इफेक्ट करते हैं। कैसे? किसी को हम प्यार करते हैं तो हम उसकी अच्छी चीजें, उसकी क्वालिटीज को देखेंगे, और किसी से हम नफरत करते हैं या कोई हमारा एनिमी है तो हम उसकी बुरी चीजों को पॉइंट आउट करेंगे। तो हमारे इमोशंस भी जो है अटेंशन को अफेक्ट करते हैं। हम जो हमारा एनिमी है उसकी अटेंशन होगा हमारी उसकी बुरी बातों पे, और जो हमारा लव्ड वन है हम उसकी अटेंशन करेंगे उसकी अच्छी बातों पे, अच्छी क्वालिटीज पे। नेक्स्ट है हैबिट्स एंड एजुकेशन। अब हमारी हैबिट्स क्या क्या है? हमारी हैबिट्स, अगर हम अटेंशन को अपनी हैबिट बना ले, मतलब कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर, तो हमारा जो वो है अच्छे से होगा, हमारे अटेंशन अच्छा होगा। तो ये थे इंटरनल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं अटेंशन को। नेक्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन क्या होता है? हमारी सेंस ऑर्गन से कुछ इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको प्रोसेस करना हमारे माइंड में, उसको बोलते हैं परसेप्शन। कि कोई किसी सेंस ऑर्गन से हमें कुछ मिला, मैंने कुछ देखा, फिर मैंने देखा कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, मैंने देखा कि ये बोर्ड है, तो मेरे को पता है कि ये बोर्ड है, तो मैंने जो है इसको देखने के बाद इसको परसीव किया कि ये जो है एक बोर्ड है या इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं परसेप्शन। सेंसेस से कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, परसीव करने को बोलते हैं परसेप्शन। इसके अंदर चीजें आती है परसेप्शन ऑफ, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, शेप आएगा। परसेप्शन ऑफ शेप एंड परसेप्शन ऑफ स्पेस। पहला है परसेप्शन ऑफ द शेप। शेप में क्या आता है? फिगर ग्राउंड रिलेशन। फिगर ग्राउंड रिलेशन से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आपको एक ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये व्हाइट चौक से मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको परसीव कर पा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे का जो ये बैकग्राउंड है वो ग्रीन है या ब्लैक है, ग्रीन बोर्ड है तो ग्रीन है, इसलिए आप इसको परसीव कर पा रहे हैं। तो मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी शेप को हम देखेंगे तो अगर उसके बैकग्राउंड के रिलेशन में हम देखेंगे तो वो और अच्छे से समझ में आएगी, हम उसको बैकग्राउंड से अलग नहीं कर सकते। मैं अगर व्हाइट चौक से व्हाइट कलर की दीवार के ऊपर लिख दूं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा,
लेकिन अब जब मैंने चौक से इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि वो बैकग्राउंड के ऊपर है। तो फिगर और ग्राउंड में एक बैकग्राउंड में एक रिलेशनशिप होता है। तो इसमें कुछ और चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं इस फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप के। क्या क्या है? प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, कितनी पास है। अगर कोई शेप्स जो है पास पास है तो हम उनको एक ग्रुप में डाल देंगे। जैसे कि ये दो स्टार एक साथ है, ये दो स्टार एक साथ है, तो हमने इनको ग्रुप में कर दिया, इनको हमने ग्रुप्स में डाल दिया। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जैसे कि जो शेप सिमिलर होती हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। ये सर्कल सर्कल एक साथ डाल दिए और ये ट्रायंगल ट्रायंगल हमने एक ग्रुप में परसीव कर लिए। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी। जो चीज कंटिन्यूअसली देखते हैं हम, किसी शेप को हम कंटिन्यूअसली देखते हैं। कैसे? हम इसको एक कर्व लाइन देख रहे हैं और इसको एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ना कि ये एक सर्कल है सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है और ये एक सेमी सर्कल। हम इसको कॉन्टिन्यूअस वे में देख रहे हैं कि ये एक लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट इज क्लोजर। क्लोजर क्या होता है? अगर किसी जैसे इस शेप के अंदर गैप है तो हमारे माइंड जो है इन गैप्स को फिल कर देता है और हम परसीव करते हैं कि पूरा एक ये लेटर है। कैसे है ये हमें समझ में आ रहा है। हमारे जो माइंड में है इसको गैप्स को फिल कर दिया और हमें पता चल गया कि ये ए है। नेक्स्ट ऐसे ही इन गैप्स को फिल कर दिया माइंड ने और ये बन गया लेटर एम। नेक्स्ट इज सिमेट्री। जो चीज सिमेट्री में होती है हम उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे ब्रैकेट्स बन गए या फिर वैसे वाले ब्रैकेट्स ले लीजिए। तो जो चीज सिमेट्री में होती है हम उनको एक साइड एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो ये था परसेप्शन ऑफ द शेप। नेक्स्ट इज परसेप्शन ऑफ द स्पेस। परसेप्शन ऑफ स्पेस मतलब जैसे इसका मतलब ये है कि हम किसी चीज को देखते हैं, हमारे अराउंड जो सारी चीजें हैं वो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ये हमारा, जिनकी 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। लेकिन जो इमेज बनती है हमारे आई के रेटिना के अंदर वो तो 2 डायमेंशनल बनती है। तो हम कैसे परसीव कर पाते हैं उस चीज को? तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं। पहली बात तो डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कि भाई ऑब्जर्वर और जो चीज वो देखना चाह रहा है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है, उसको उस डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्टेंस। डेप्थ, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है। दूसरा साइज, उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। और क्यों क्यों होता है जिनसे हमें भाई ये पता चलेगा कि ये क्या चीजें हैं। तो जो ये सारी चीजें जो है परसेप्शन ऑफ स्पेस से रिलेटेड है। डिस्टेंस और डेप्थ का परसेप्शन भी हम बोल सकते हैं परसेप्शन ऑफ स्पेस को, क्योंकि हम इसमें डिस्टेंस और डेप्थ को देखते हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फैक्ट करते हैं परसेप्शन को? क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है कंटेक्स्ट एंड सेट इफेक्ट्स। कंटेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ईल इज मूविंग। एक नॉइजी एनवायरनमेंट था और आपने एक आवाज सुनी ईल इज मूविंग। अब ईल इज मूविंग थोड़ा ना कुछ होता है, तो आपका माइंड परसीव कर लेगा अपने आप कि व्हील इज मूविंग। आपने क्योंकि आपने कंटेक्स्ट देखा, मूविंग आया हुआ है, तो ईल क्या होता है? व्हील होता है ना एक वर्ड। तो आपके माइंड ने परसीव कर लिया। तो कंटेक्स्ट के रिलेशन के अंदर जो है हम किसी चीज को परसीव कर सकते हैं। दूसरा है सेट इफेक्ट। सेट इफेक्ट्स होता है कि भाई हमारे माइंड के अंदर कुछ चीजें सेट होती हैं, कुछ कंटेक्ट सेट होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन को परसीव कर देते हैं। सेकंड इज नीड्स एंड मोटिव्स। हमारे जो नीड्स और मोटिव्स होते हैं वो हमें परसेप्शन करवाते हैं। कैसे? जैसे एक दो मैन है, एक हंग्री है और एक थर्स्टी है। दोनों रेस्टोरेंट पे गए, उन्हें मेन्यू दिया गया। जो थर्स्टी मैन था उसने तो ड्रिंक्स वाली कॉलम को पढ़ा और जो हंग्री मैन था उसने टेबल्स वाले कॉलम को पढ़ा। तो इससे जो है परसेप्शन हो रहा है उनके नीड्स और मोटिव्स के अकॉर्डिंग। थर्ड इज सोशल एंड कल्चर। जो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को। जो सोसाइटी है हमारे नजरिए को बदलती है, हमारे जो परसेप्शन है उसको अफेक्ट करती है। तो ये थे फैक्टर्स। नाउ एरर्स। एरर्स क्या क्या हो सकते हैं परसेप्शन के दौरान? 2 तरह के एरर्स होते हैं, इल्यूजन एंड सेकंड इज हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन हेल्यूसिनेशन जो थोड़े से मेंटल रिटार्डेड पर्सन होते हैं या जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है उन्हें होता है। कैसे? इल्यूजन को हम फाल्स परसेप्शन भी बोलते हैं। इल्यूजन का एग्जांपल है, रात को एक मोटी सी रोप पड़ी थी, आपके माइंड ने जो है उसको परसेप्ट कर लिया या इल्यूजन हो गया कि वो जो है एक स्नेक है, एक सांप है। तो वो होता है इल्यूजन कि किसी चीज को हम फाल्स यानी गलत रूप में परसीव कर लें।
सेकंड है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, ऐसे पर्सन को ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो वास्तव में नहीं होती है एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर कोई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, कोई पर्सन दिखाई देता है जो वास्तव में होता ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। तो जो जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है उनके साथ ये होता है। तो ये थी एरर्स ऑफ दी परसेप्शन। मेमोरी, अब मेमोरी का नेचर कैसा होता है? कैपेसिटी टू होल्ड न्यू इंफॉर्मेशन। मेमोरी की कैपेसिटी होती है कि वो न्यू इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ऐड ऑन कर सकती है। कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन आएगी तो हमारी मेमोरी उसको परसीव कर लेगी और उसको ऐड ऑन कर लेगी मेमोरी के अंदर, हमारी याददाश्त के अंदर। सेकंड इज रिमेम्बरिंग पास्ट एक्सपीरियंस। मेमोरी जो है वो रिमेम्बर कर सकती है, यानी रिकॉल कर सकती है या याद कर सकती है पास्ट एक्सपीरियंस को। कोई पिछले घटना जो हुई है हमारी लाइफ के अंदर या कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको वो याद कर सकती है। थर्ड इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। मेमोरी से की एक एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकती है किसी चीज को। मुझे पता है कि ये ब्लैक बोर्ड है, मैं इसको रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ। या फिर हम किसी इंसान से मिले हैं, आपका कोई रिलेटिव है और हम उसको बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और फिर भी हम उसको पहचान पाते हैं, यानी हम उसको चीज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग। जो मेमोरी होती है वो एसिस्ट इन लर्निंग। अगर मेमोरी से ही हम किसी चीज को सीख पाते हैं, किसी चीज को लर्न कर पाते हैं, क्योंकि लर्निंग के अंदर हमें होता है तो अटेंशन चाहिए हमारा, और फिर हम उसको रिकॉल कर सके, रिमेंबर कर सके, और वही मेमोरी का काम होता है। रिकॉल एंड रिमेंबर का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं मेमोरी। तो मेमोरी करता है असिस्ट इन लर्निंग, लर्निंग में हमारी हेल्प करता है, सीखने में मदद करता है। फिफ्थ इज अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। मेमोरी जो है, मेमोरी से हमें जो है सराउंडिंग के बारे में हम अवेयर रह सकते हैं, हमें पता रहता है कि ये सराउंडिंग में कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि हमें रिकॉल भी कर सकते हैं, रिमेंबर भी कर सकते हैं और एड ऑन भी करते रहते हैं जैसे जैसे कोई नई इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो ये था नेचर ऑफ दी मेमोरी। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ दी मेमोरी। मेमोरी के कंपोनेंट्स क्या क्या है, कौन कौन से हैं? लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। लर्निंग भाई कोई नई चीज सीखना। लर्निंग की डेफिनेशन होती है चेंज और मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। हम अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आए या मॉडिफाई कर दे अपने बिहेवियर को थ्रू एक्टिविटीज या ट्रेनिंग के थ्रू, और वो जो बिहेवियर के अंदर चेंज होगा वो एक पॉजिटिव चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं लर्निंग। तो कंपोनेंट ऑफ मेमोरी में पहला है लर्निंग। सेकेंड इज रिटेंशन। रिटेंशन होता है इसकी तरफ अटेंशन देना, उसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि हम जो है फैक्ट्स और फिगर्स को याद कर सके, अपनी मेमोरी के अंदर याद कर सके। थर्ड इज रिकॉल। हमने कुछ याद किया, कुछ लर्न किया, कुछ सीखा, तो हम उस चीज को रिकॉल कर सके, दोबारा उसको याद कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि आपका पेपर है, आपने कुछ याद किया है, आपका एग्जाम है, तो आप जब आंसर्स लिख रहे हैं तो आप उस चीज को रिकॉल कर रहे हैं और फिर उसको लिखते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिकॉलिंग। फोर्थ इज रिकॉग्निशन। हम मेमोरी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पर्सन्स को, ऑब्जेक्ट्स को, किसी चीज को, किसी प्लेस को, हम उनको पहचान सकते हैं। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ द मेमोरी। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मेमोरी। मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज एलटीएम। एलटीएम स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। नाम ही बता रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी वो मेमोरी जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, और इस मेमोरी को कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम। थोड़ी सी मतलब कि कॉम्प्लेक्स होती है, बोलते नहीं है, कॉम्प्लेक्स होती है ये मेमोरी। और ये जो मेमोरी होती है वो 5 मिनट से लेकर 20 साल तक की भी मेमोरी हो सकती है हमारे अंदर, कि 20 साल पहले की बातें भी हमें याद रहती है। अब किसी की कोई बात होगी, कोई एक्सपीरियंस होगा या कोई स्किल होगा जो उन्होंने सीखा होगा, तो 20 साल पहले की बातें हो सकती हैं। 5 मिनट से लेकर 20 साल पहले तक एक लिमिट है, एज एन अप्रोक्सीमेशन। 20 साल से पहले की भी होती हैं, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं 40-50 के, उनको भी तो बहुत पहले की बातें याद होंगी। तो वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो बहुत सालों तक की याद रहती है। एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो 1 से 2 मिनट तक ही रहती है, मैक्सिमम 2 मिनट्स। कोई भी मेमोरी सिंपल वे है, कोई चीज है और हमारा उसको जो कुछ याद थी वो हमने यूज की और फिर वो हमारे दिमाग से हट गई, लेकिन अगर वो हटी नहीं है तो फिर वो लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। अगर कोई चीज जो हमने ज्यादा लर्न कर ली या कोई ऐसी मेमोरी है जो फिर वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी।
और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं रहेगी, 1 से 2 मिनट के लिए ही रहती है। उसके बाद या तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर वो खत्म हो जाएगी, वो हमें फिर याद ही नहीं रहेगी। थर्ड इज रॉट। रॉट मेमोरी क्या होती है? रट्टाफिकेशन जो बच्चे करते हैं। रॉट मेमोरी होती है फैक्ट्स के लिए की जाती है। ये फैक्ट्स को हम बिना समझे सिर्फ याद कर लेते हैं, सिर्फ रट्टे लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं रॉट मेमोरी। थर्ड इज इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी होती है जो अनकॉन्शियसली अपने आप होती रहती है, अनकॉन्शियस वे में जो हमारी यादें बनती जाती है, हमारे एक्सपीरियंसेस वगैरह, तो वो इम्प्लिसिट मेमोरी। फिफ्थ इज रिमोट। नाम ही बता रहा है रिमोट, यानी बहुत पहले की मेमोरी जो होती है हमको बोलते हैं रिमोट मेमोरी। सिक्स इज एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी होती है हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, कि भाई इस दिन ये हुआ था मेरे साथ पहली बार, इस दिन ये हुआ था, इस दिन मैंने पहली बार गाड़ी चलाई थी, इस दिन मैंने पहली बार स्कूल गया था। तो इस तरीके की जो मेमोरीज होती है वो आती है एपिसोडिक मेमोरीज के अंदर। सेवंथ होती है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो होती है जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है और 1 से 2 सेकंड के लिए हमारे माइंड में रहती है। तो ये थी टाइप्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजीज टू एनहेंस मेमोरी। अब बच्चों के अंदर हम मेमोरी को बढ़ाएंगे कैसे, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? तो पहली है मेडिटेशन। हम बच्चे को ध्यान लगवा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, क्योंकि उससे जो है अटेंशन बढ़ता है, और अटेंशन बढ़ेगा तो उसकी रिमेम्बरिंग पावर बढ़ेगी, रिकॉल की पावर बढ़ेगी, और लर्न भी वो अच्छे तरीके से कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है मेमोरी एनहेंस होगी। सेकेंड इज थिंकिंग। उसके थिंकिंग प्रोसेस को हम डेवलप कर सकते हैं। 2 तरह की थिंकिंग होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड कंक्रीट थिंकिंग। तो हम उसको डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, डिबेट, डिस्कशन के थ्रू, या फिर कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करके, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, तो हम उसके थिंकिंग प्रोसेस को एनहेंस करते हैं। थर्ड इज ब्रेन गेम्स। हम उसको कोई ब्रेन गेम्स खिला सकते हैं ताकि बच्चे की मेमोरी जो है वो एनहेंस हो। ब्रेन गेम्स में आता है सुडोकू, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आता है, या कोई पजल हो सकता है, ताकि बच्चे की जो मेमोरी है वो एनहेंस हो सके। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारा जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है वो है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस बना है इंटेलिजियर वर्ड से। कौन से वर्ड से? इंटेलिजियर। इंटेलिजियर का मतलब होता है टू कॉम्प्रिहेंड और परसीव, किसी चीज को समझना। इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है हमारी माइंड की एबिलिटी कि वो सराउंडिंग्स को समझ सके और अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से अडेप्ट कर सके टू दी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स को समझ सके, और सिचुएशन जो नई नई सिचुएशंस आए उनके साथ जो है अडेप्ट होता चला जाए, तो उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंटेलिजेंस? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन के इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं? अलग अलग IQ होता है पर्सन का, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 3 फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड दी सोसाइटी। हेरिडिटी यानी जो जीन से जो फैक्टर होते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स का IQ हाई है तो मोस्ट प्रोबेबली उस बच्चे का उनका जो बच्चा होगा, उनका जो बेबी होगा, उनका भी जो IQ होगा वो हाई ही होगा। लेकिन अगर किसी पेरेंट का IQ लो है तो उनके बच्चों का भी IQ लो ही होगा। सेकेंड इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है इंटेलिजेंस के ऊपर। अगर कोई बच्चा घर रह रहा है और एक बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, टीचर से मिलते हैं बच्चे, पीयर से भी मिलते हैं, तो जिसकी वजह से जो है उनकी IQ जो है डेवलप होता है, उनकी इंटेलिजेंस में पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ घर में रह रहा है, सिर्फ अपने मम्मी पापा या कोई भाई बहन के साथ ही रह रहा है, तो उसका जो इतना एरिया है बातें करने का, इंटरेक्शन करने का, उसका कमी है, और उसे एजुकेशन भी नहीं मिल रही है, तो उसका इंटेलिजेंस एज कंपेयर टू द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कम होगा। थर्ड इज सोसाइटी। सोसाइटी के फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोसाइटी कैसी है हमारी? सोसाइटी में क्या होता है? जेंडर बेसिस भी हो जाता है। लड़की को स्कूल नहीं भेजते, लड़के को स्कूल भेज देते हैं, तो लड़कियों का IQ कम हो सकता है, इंटेलिजेंस कम हो सकती है, क्योंकि वो उन्हें एजुकेशन नहीं मिल रही है। या फिर पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से भी इंटेलिजेंस जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है। कास्ट वगैरह है, कास्ट सिस्टम्स हैं, तो इनसे जो है इंटेलिजेंस अफेक्ट होता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। एक थ्योरी आती है गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर क्या कहते हैं? हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि इंटेलिजेंस एक चीज नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते हैं, और
हर एक बंदा अलग अलग फील्ड में इंटेलिजेंट होता है। हम सिर्फ उसको मैथमेटिकल रीजनिंग से ये नहीं कह सकते कि भाई ये बच्चा, इसका लो आईक्यू है, इसका हाई आईक्यू है। तो एक पर्सन के अंदर मतलब कि अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सभी के अंदर। कोई भी पर्सन, दो पर्सन एक जैसे नहीं होते। इवन ट्विंस आर नॉट इक्वल, या बिल्कुल सिमिलर बोल सकते हैं हम, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस भी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम, बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते। तो इन्होंने 9 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बताए हैं। फर्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ये कहती है, ये उनके अंदर होती है जो जिनका जो बॉडी है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। एथलीट हो गए, सर्जन्स हो गए, क्योंकि सर्जन को जब सर्जरी करनी होती है तो उनका जो बॉडी है बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हाथ इधर से इधर नहीं होना चाहिए, वरना सर्जरी खराब हो जाएगी। या फिर स्टंटमैन हो गए, एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन, वो आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है उन लोगों के अंदर। सेकंड इज एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल जो जिनके अंदर इंटेलिजेंस होती है, वो लोग डीप डिस्कशन करते हैं अबाउट कि हम कहाँ से आए, लाइफ कहाँ से आ रही है, आफ्टर लाइफ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। जो ये रिलीजियस वगैरह जो पर्सन होते हैं वो इस सब चीज़ों में बातें करते हैं। थर्ड इज म्यूजिकल। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, भाई वो म्यूजिक्स के रिदम, टोन्स, पिचेस, इनको जो है अच्छे से समझ पाए। म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है म्यूजिशियंस में, वोकलिस्ट में, या कंपोजर्स में जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं। तो ये जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस इन लोगों में पाई जाती है। फोर्थ इज इंटरपर्सनल। जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है जिन लोगों के अंदर, वो जो है दूसरों की फीलिंग्स के बारे में अच्छे से ज्ञान रखते हैं। दूसरों के लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस, उनका मूड पढ़ सकते हैं, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उनको वो पढ़ सकते हैं, उनके मूड्स को पढ़ सकते हैं। ये लोग आते हैं साइकोलॉजिस्ट हो गए, और भाई काउंसलर्स जो काउंसलिंग करते हैं, या फिर सोशल रिफॉर्मर्स, पॉलिटिशियंस, ये आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जिन लोगों के अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, वो अपनी वंस ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता होता है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। लोग आप सोचते हैं कि वो शाय है, बल्कि वो शाय नहीं होते, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो अपनी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। वो जैसे फिलोसफर्स वगैरह हो गए, वो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? इंट्रापर्सनल। सिक्स्थ इज वर्बल लिंग्विस्टिक। नाम ही बता रहा है वर्बल और लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। इन लोगों को वर्ड स्मार्ट बोलते हैं, यानी वो बोलने में अच्छे होते हैं, डिबेट एंड डिस्कशन में अच्छे होते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस अच्छा भाषण वगैरह दे देते हैं, तो वो वर्ड स्मार्ट है, जो डिस्कशन और डिबेट करते हैं। तो ये लोग आते हैं, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इनकी होती है। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उन लोगों में पाई जाती है जिनकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, मैथमेटिक्स अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, डिटेक्टिव। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट जो होते हैं, वो होते हैं जो नेचर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, नेचर की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बोटैनिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो आते हैं वो नेचुरलिस्ट में आते हैं। नाइन्थ और लास्ट है स्पेटियल इंटेलिजेंस। स्पेटियल इंटेलिजेंस होती है स्पेस से रिलेटेड। ये जो लोग होते हैं वो इमेज बना देते हैं अपने ब्रेन के अंदर, उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर जो होते हैं अपने ब्रेन के अंदर या पेपर पेन पे भी ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। पेंटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, मूर्तिकार वगैरह, तो वो आते हैं स्पेटियल इंटेलिजेंस। के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? इनके अंदर पाई जाती है स्पेटियल इंटेलिजेंस। तो ये था पूरा टॉपिक इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक मोटिव वर्ड से मिलकर बना है, मोटिव प्लस एशन। मोटिव होता है टू मूव, मतलब एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। एक जैसे बच्चों के अंदर मोटिवेशन होता है कि वो अपने गोल को अचीव करें, उसके लिए कार्य करें, तो उसको बोलते हैं जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है हमारा, अपनी पोटेंशियल्स को बढ़ाना, पूरा एनर्जेटिक रहना कि भाई हमें अपना गोल्स अचीव करना है, तो उसको बोलते हैं मोटिवेशन। इसके दो तरह के टाइप होते हैं। मोटिवेशन इज ऑफ टू टाइप, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक एक्स यानी जो एक्सटर्नल, बाहर से जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, और इंट्रिंसिक जो अपने अंदर अपने आप से
मोटिवेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है जो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है कि वो पास होना चाहता है या कोई चीज सीखना चाहता है क्योंकि उसे कोई रिवार्ड चाहिए कि भाई कोई कंपटीशन है उसके अंदर आपको ये रिवार्ड मिलेगा, तो वो बच्चा जो है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है अगर वो उस रिवार्ड के लिए काम कर रहा है। और एक दूसरा बच्चा है जो पेपर में पास होना चाहता है या कोई स्किल सीखना चाहता है क्योंकि उसे खुद सीखना है, उसे खुद अपना गोल अचीव करना है, तो वो हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेटेड पर्सन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आता है, इन फ्रॉम द इन ऑफ द इंडिविजुअल। फैक्टर्स, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मोटिवेशन के वो भी दो तरीके के होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। भाई एक्सट्रिंसिक जो बाहर से आएंगे, फॉर एग्जांपल रिवार्ड्स हो गए, पनिशमेंट हो गई, या कोई बंदा पूरा मोटिवेशन करे, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी तो होते हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, रिवार्ड्स, पनिशमेंट्स, या फिर कोई सॉन्ग हमने सुन लिया जो हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है, या कोई स्टोरी, या फिर कोई हमारा फैंडम है कि भाई जो जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अच्छा करना चाहता है ताकि उनके फैंस को और भी अच्छा लगे, तो इस तरीके के ये होते हैं एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो अपने आप से अंदर से आएंगे, जैसे एक बंदा जो है, एक पर्सन जो है वो मोटिवेटेड है टुवर्ड्स हिज गोल, वो बिहेवियर करना चाहता है, अपने गोल को अचीव करना चाहता है क्योंकि वो अपने अंदर सेल्फ से मोटिवेटेड है। कैसे फैक्टर्स होते हैं इंट्रिंसिक? वो सेल्फ पॉजिटिव टॉक करता है, अपने आप से बातें करता है कि वो अपने आप को मोटिवेट करता है, तो वो मोटिवेशन खुद के अपने आप से जाएगा, वो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये थे 5 साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस और उनकी इम्प्लीकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कौन कौन से थे? अटेंशन, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड मोटिवेशन। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।